नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आइस के एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज के नए अंक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका आज विश्लेषण यहाँ करेंगे और देखेंगे कि उसको सोल्व करने का जो है तरीका, उनको टैकल करने का तरीका क्या होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं आज के इस अंक को शुरू करने से पहले कि इस अंक को लाने का मेरा मकसद है यूपीएससी और पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम है, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, इन सब एग्ज़ाम के बच्चों को तो फ़ायदा हो ही, साथ ही में जो जनरल कंपटीशन के वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी वो उतना ही कारगर साबित हो। और आपको यकीन मैं दिलाना चाहता हूँ कि इस सीरीज को लाने में जो है मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे, उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है बहुत इजी होता है। और अगर मैं उसको बनाऊँ तो मुझे भी इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में, आप लोगों के लिए लाने में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ईजी होता है उस क्वेश्चंस को जो है, उस मटेरियल को तैयार करना। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि हम अपने ईजीपन को देखें, हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकूं। और मैं स्पेशली ये बात आज इसलिए मेंशन किया हूं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जनरल कंपटीशन के, उनको लगता होगा कि सर ये तो बहुत लेंदी है, ठीक है, ये तो यूपीएससी वालों के लिए, पीसीएस वालों के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये यूपीएससी पीसीएस के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन आप लोगों के लिए वो उनसे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन आप इसको टैकल करना सीख जाएंगे, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाएंगे, तो जो वनडे एग्ज़ाम हैं उसमें यकीन मानिए आप बहुत ही ईजिली उस क्वेश्चंस को करके आएंगे। अगर उसमें 1 घंटा टाइम आपको मिलता है तो आप उसको आधा घंटा में कर लेंगे, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यहाँ आप लोगों को समझने की जो है ज़रूरत है, और उसको देख करके आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कम फ़ायदेमंद है। वैसे यूट्यूब पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मिल जाएंगे, लेकिन ये जो सीरीज है वो बहुत ही स्पेशल है, आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। इसलिए इस सीरीज को देखिए और समझिए कि आपके लिए कितना जो है लाभदायक है। और मुझे उम्मीद है ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों को जिस दिन आप समझ जाएंगे इसके गुण को, तो आप इससे ज़्यादा कोई और जो सीरीज है उनको पसंद नहीं करेंगे, ये मेरा यकीन है, मेरा कॉन्फिडेंस है। तो आइए आज की इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को इन सभी वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि आइस 20 को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आइए आज के इस सीरीज को शुरू करते हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि दोनों यूनानी है। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है। और आपको बता दूं यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमोत्तर भारत, या पश्चिमोत्तर भारत का जो भाग है वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दूं कि अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है दोस्तों और जो लिपि है वो क्रमशः अरमाइक और यूनानी दोनों मिलते हैं, ठीक है। अर्थात इनकी जो आपका भाषा है वो अरमाइक है, और जो लिपि है वो आपका यूनानी है, और ये जो है आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो उल्लेखनीय है कि भारत में जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है। ज़्यादातर अभिलेख आपको ब्राह्मणी लिपि में लिखित मिलेगा भारत में, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में आप जाएंगे तो वहाँ खरोष्टी और अरमाइक लिपियों का जो है आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से पश्चिमोत्तर भाग में जो है भारत में आप देखेंगे तो अशोक के जो लिपि हैं अभिलेखों के और जो भाषा है वो दोनों यूनानी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आइए आज के इस सीरीज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों को जो है, निम्नलिखित कथनों को जो है वो देखना है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ देखिए कि एक क्वेश्चंस में ही 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा स्टेट पीसीएस यूपीएससी के एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं, उनके अलावा जो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वनडे एग्ज़ाम्स के, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों। बस उसे आपको समझने की ज़रूरत है। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कि अशोक ने राजा बनने के बाद केवल एक युद्ध किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ असत्य कथन ढूंढना है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इनकी विदेश नीति धर्म घोष के आदर्श से प्रेरित थी। ऑप्शन सी कह रहा है कि कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद जो है उनके द्वारा लड़ा गया था।
और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि इस युद्ध का वर्णन 11वें अभिलेख में अशोक ने किया है। और मैं आपको बताऊं इसका जो ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक ने अपने 11वें अभिलेख में नहीं बल्कि दोस्तों इन्होंने अपने 13वें अभिलेख में किया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है तीन जो ऑप्शन है दोस्तों, पहला कि अशोक ने राजा बनने के बाद केवल एक युद्ध लड़ा, एकदम सही बात है। ठीक है, तो ये सही हो गया। तो सही तो उत्तर ढूंढने के लिए बोल नहीं रहा है, असत कह रहा है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है कि इनकी विदेश नीति धर्म घोष के आदर्श पर आधारित थी, एकदम सही बात है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कह रहा है कि कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने लड़ा था। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभार जो है वनडे एग्जाम में तो आपको ऐसे ही धड़ल्ले स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि अशोक ने अपना कलिंग युद्ध अपने राज्याभिषेक के कितने दिनों बाद लड़ा, तो ये 8 वर्ष के बाद लड़ा था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसलिए जो है ऑप्शन डी यहाँ उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 11वें अभिलेख की बात कर रहा है कि उसने अपने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, जबकि 11वें में नहीं, ये किसमें किया है, 13वें में। इसको भी ध्यान रखिएगा, तो यहाँ उत्तर डी होगा। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दूं कि कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में है। मैंने क्या बोला कि ये 11वें नहीं दोस्तों, ये 13वें अभिलेख में है। ठीक है, यही ये बात कह रहा है। ठीक है, तो इसने अपने जो कलिंग युद्ध है उनका वर्णन 13वें अभिलेख में किया है, अतः कथन डी जो है दोस्तों असत्य है, जबकि अन्य 3 कथन यहाँ सत्य है। क्योंकि राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात सम्राट अशोक ने केवल एक युद्ध किया, जो किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, कलिंग युद्ध के नाम से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेगा, अगर हम अन्य जो जनरल कंपटीशन की एग्जाम उनकी बात करें तो यहाँ पूछ देगा कि बताइए कि अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात कितना युद्ध लड़ा, तो एक। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि अशोक ने अपने सिंहासन पर बैठने के बाद केवल एक युद्ध लड़ा, उसका नाम क्या था, तो ये अब देखिए कलिंग युद्ध। तो देखिए एक छोटा सा लाइन में 2 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बात आपको समझने की जो है ज़रूरत है, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी। ठीक है, साथ ही में आपको बता दूं कि अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित था, सही बात है। और कलिंग युद्ध के पश्चात उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की जो नीति है दोस्तों वो छोड़ दिया और सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष की जो है वो अनुसरण किया। तो यहाँ भी देखिए क्वेश्चंस अगर एक एक करके हम करें तो कितना बन जाएगा। पहला तो यही बन जाएगा कि अशोक की गृह और विदेश नीति जो है किस धर्म से संचालित था या किस धर्म के आदर्श से प्रेरित था, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू। ठीक है, तो यहाँ बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़ दी थी। यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस युद्ध के बाद अशोक ने जो है दूसरे राज्यों पर जो है भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई, तो किस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, जो उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा था। साथ ही दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि कलिंग युद्ध के पश्चात जो है उसने जो है अशोक ने जो है रणभेरी के माध्यम से, अर्थात जब आप देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो भेरी घोष होता है, रणभेरी बजता है, तो भेरी घोष को छोड़कर उसने जो है धम्म घोष पर जो है ज़्यादा बल दिया। तो किस युद्ध के बाद ऐसा हुआ, तो ये कलिंग युद्ध के बाद। हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हो गया, तो कलिंग युद्ध के बाद। समझ रहे हैं? इसके बाद मैं बताऊं तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है वो बताया गया है कि कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शन में कि और उनके जो कलिंग युद्ध के राज्याभिषेक के वो 8 कलिंग युद्ध जो है अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा था। इसका जिक्र अशोक ने अपने किस अभिलेख में किया है, तो 13वें अभिलेख में किया है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। और कलिंग युद्ध का भी जिक्र कहाँ है, 13वें अभिलेख में ही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक की धम्म घोष की नीति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने हर हाल में शांति के लिए शांति की नीति जो है ग्रहण की। ऑप्शन बी जो यहाँ कह रहा है कथन 2, ये कह रहा है कि उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की। और जो कथन 3 है उसने कह रहा है कि उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का जो है आयोजन करवाया था। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन
जो है दोस्तों वो आपका सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों सत्य कथन पूछ रहा है, तो यहाँ 2 और 3 कथन जो है दोस्तों ये सत्य हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और एक जो कथन है दोस्तों ये क्या है, गलत है। और मैं आपको बताऊं, मैं इसीलिए बता रहा था कि इसमें हम न सिर्फ इस क्वेश्चंस का विश्लेषण करते हैं बल्कि आपको कीवर्ड भी बताते हैं, जिसके सहारे जो है आपको अगर क्वेश्चंस नहीं भी आता है तो उसके सहारे भी आप ऐसी परिस्थिति में टैकल कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को ईजिली जो है हल कर सकते हैं। यूपीएससी और खासकर बीपीएससी की बात करें तो उन सब के एग्जाम में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यूपीएससी में। अब यहाँ जहाँ भी आपको अतिशयोक्ति वाला वर्ड दिख जाए, जैसे केवल, ठीक है, इसके बाद में जैसे यहाँ है हर हाल, अर्थात हर हाल में, तो ये भी एक अतिशयोक्ति है कि हर स्थिति में, हर हाल में। तो इस तरह का जब जो है वर्ड आपको मिल जाए तो आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चंस यूपीएससी के एग्जाम में खासकर अगर प्रश्न पूछा है तो वहाँ 90 से 95% वो गलत ही होगा, ठीक है। तो अगर हमको नहीं भी पता होता और हमें बोलता कि आप मारिए इसमें कौन सा आंसर होगा, तो मैं यही मारता कि ये कथन गलत होगा, क्योंकि यहाँ अतिशयोक्ति वाला वर्ड यूज हुआ है। उसी तरीके का एक वर्ड अतिशयोक्ति वाला केवल है, ठीक है, सभी, ठीक है। तो इन यहाँ पे आपको इस तरह के कीवर्ड जब आपको दिखे एग्जाम में तो वहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ ये जो ऑप्शन 1 है गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ठीक है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद नितांत शांति की नीति नहीं अपनाई, ठीक है, जबकि वो क्या कह रहा था ऑप्शन ए कि हर हाल में उसने शांति की नीति अपनाई, ठीक है, जबकि यहाँ कह रहा है कि नितांत नीति नहीं अपनाए, प्रत्युत वह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की व्यवहारिक नीति पर जो है चला। साथ ही उसने विजय के बाद कलिंग को जो है अपने कब्जे में ही रखा, और साथ ही जो उनका सेना था उनको भी उसने विघटन नहीं किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि कथन 1 असत्य हो जाता है। उसी प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म स्थानों की जो है यात्राएं की। इस प्रकार जो 2 कथन है एकदम सही बात है, ठीक है। साथ ही उसकी इस यात्रा के लिए धम्म यात्रा शब्द का जो है वो उल्लेख मिलता है। अब यहाँ देखिए इस वर्ड से भी एक क्वेश्चन बन सकता है वनडे एग्जाम में, ठीक है, कि अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया और बौद्ध धर्म के स्थानों की जो यात्राएं की गई, उस यात्रा को क्या नाम दिया गया, तो धम्म यात्रा, ठीक है। तो या धम्म यात्रा शब्द का क्या तात्पर्य है, समझ रहे हैं आप, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये कथन सही है। इसके बाद आपको बताऊं तो अशोक ने बौद्धों का 3रे सम्मेलन संगति का जो है आयोजन करवाया था, और ये पाटलिपुत्र में करवाया था दोस्तों, इसलिए ये भी जो है क्या है, सत्य है। तो ये भी पूछता है कि 3रा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया था, अशोक ने, या किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में, और इसके बाद में ये कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। इसके बाद इसके जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। अब देखिए वनडे एग्जाम की दृष्टि से एक ही जो लाइन है विश्लेषण करने में से 5 से 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए मैं बोला कि इसको समझिए, तभी आपको फायदे का पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो आपको धड़ल्ले मिल जाएंगे एमसीक्यूज के क्वेश्चन, उनको करते रहिए ज़िंदगी भर और शहीद हो जाइए, कुछ होना जो ना उनसे नहीं है, ठीक है। इसलिए चीज़ों को समझिए। आपके लिए जो अच्छी चीज़ है, सबसे बड़ा जो चीज़ होता है दोस्तों एग्जाम में, आपको ये आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ नहीं पढ़ना है। जिस दिन आप ये सीख लिए ना कि हमें क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है वो अपने आप आ जाएगा। इसको ध्यान में रख के आपको चीज़ों को जो है टैकल करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। आइए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, समाहर्ता राजकीय कोषागार का जो है संरक्षक हुआ करता था। उसके बाद जो सन्निधाता होता था वो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्या ये कथन सत्य है दोनों? मैं आपको बताऊं ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, ये असत्य है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कि कोई सत्य नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको बताऊं तो समाहर्ता जो हुआ करता था वो होता था कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, और जो सन्निधता होता था वो होता था कोषागार का संरक्षक, राजकीय कोषागार का संरक्षक। इसलिए हम उल्टा कर दिए है। तो यहाँ देखिए मज़े की बात है, आपको आते हुए भी अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो यहाँ गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो यही जो है इन सब एग्जामों के क्वेश्चंस को टैकल करने का मज़ा है, और उसमें जो है आपके दिमाग का जो है असली टेस्ट होता है, ठीक है।
और वैसे तो वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस आप विद इन सेकेंड में कर सकते हैं, ठीक है, अगर इस तरह से दिमाग आपका चलना शुरू हो जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो है डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं, लेकिन इनसे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाइए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है। और इतना जो मेहनत मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, उनसे जो है आपसे इतना तो मांगने का मुझे हक है ही। तो प्लीज़ इनको कीजिए और समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज को फैलाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और हमारे मेहनत का जो हमारा जो उद्देश्य है वो भी क्या हो सके, फलित हो सके और पूरा हो सके। तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बताऊं यहाँ उपरोक्त दोनों कथन जो है असत्य है। क्यों असत्य है, मैंने पहले ही बता दिया कि समाहर्ता जो हुआ करता था पद या अधिकारी, वो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसी प्रकार अगर संहिता की बात करें दोस्तों तो ये जो है राजकीय कोषागार और भंडार का संरक्षक होता था। साथ ही यहाँ उल्लेखनीय है कि राज्य में समाहर्ता के कर निर्धारण के चलते लाभ हानि होती थी, इसलिए इसे अधिक महत्व दिया जाता था। किसको? समाहर्ता को। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताइए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ सत्य कथन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला है कि राज्य जमीन को मापने का कार्य किया करता था। दूसरा है कि दास उत्पादन कार्यों में लगे होते थे। ठीक है, तीसरा है कि राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है उसको ढूंढना है। और आपको बताओ यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है दोस्तों। और मौर्य काल में अधिकारी जमीन को मापता था और उन नहरों का जो है निरीक्षण करता था जिनसे होकर पानी छोटी नहरों में पहुँचता था। साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा है, नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ध्यान रखिएगा कई एग्जाम में पूछ दिया कि इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है राजनीति से है, न कि आर्थिक से। ठीक है, तो नाम पे नहीं जाइएगा। तो ये कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, उसमें जो है कृषि कार्यों के में जो है दासों के लगाए जाने की व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक विकास का परिचायक था। साथ ही आपको बताऊं कि अर्थशास्त्र में जो है अब ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें किस वंश के जो है शासन प्रशासन की जो है बात की गई है, उनके बारे में बताया गया है, या किस वंश की जो है विस्तृत जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। तो मैं बताऊं कि इससे मौर्य वंश की मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला जो विश्लेषण है उसमें कह रहा है कि मौर्य काल में ही दासों को जो है कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था और राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था भी करता था। इस काल में कर निर्धारण की जो है सुसंगठित जो प्रणालियां हैं वो विकसित हो गया था। इस प्रकार देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, अर्थात सभी के सभी जो ऑप्शन है दोस्तों ये सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासकों द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। दूसरा, पाटलिपुत्र से जो है जलमार्ग द्वारा जो है राज कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते हैं। और आपको पता ही है कि पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो गंगा के किनारे हैं, तो ये बात एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कथन है दोस्तों कि पूरे साम्राज्य में सुसंगठित सड़क मार्ग का विकास हो गया था, ये भी बात सही है। और जो पहला है कि ऐसा नियंत्रण पार्टी अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हो पाया, ये भी बात सही है। तो यहाँ भी इसका उत्तर हो जाएगा, सत्य पूछा है तो सभी के सभी यहाँ दोस्तों सत्य है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं कि यहाँ भी उपयुक्त सभी कथन सत्य है और केंद्रीय नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण जो है वो संभव हो पाया। साथ ही यहाँ से जलमार्ग के द्वारा जो है कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे, व्यापार करना आसान था, इसलिए व्यापार में भी जो है समृद्धि मिली। साथ ही आपको बताऊं कि व्यापार पर जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है वो रीढ़ होता है और उसी पर जो है उनके मजबूती का जो है ज़्यादा जो आधार है वो टिका होता है। ठीक है, साथ ही में मैं बताऊँ कि साम्राज्य जो है पूरे में सड़कों का जाल बिछा हुआ था, अर्थात परिवहन जो था काफ़ी ज़्यादा विकसित था। इस सुसंगठित सड़क मार्ग प्रणाली में पाटलिपुत्र से एक राजमार्ग
जो है वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल तक जाता था। आप समझ सकते हैं जिससे क्या होता होगा कि व्यापार करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, साथ ही आपको बताऊं कि यहाँ उल्लेखनीय है कि मेगास्थनीज ने जो है जिसने एक पुस्तक लिखा है इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, इंडिका। उससे भी जो है मौर्य काल के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछता है कि मेगास्थनीज के लेखक कौन है, खासकर वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो कौन है, इंडिका के मेगास्थनीज। ठीक है, या मेगास्थनीज का पुस्तक कौन सा है, तो कौन सा, इंडिका। चाणक्य का कौन सा है, तो अर्थशास्त्र। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ आप जानेंगे। तो यहाँ मेगास्थनीज ने एक सड़क की जो है चर्चा की है अपने पुस्तक में, जो पश्चिमोत्तर भारत को जो है पटना से जोड़ती थी। ठीक है, आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, पहला कथन है कि बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ। बी है कि पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। ठीक है, और सी है कथन दोस्तों कि मौर्य शिल्पियों ने सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाना शुरू किया, खासकर अशोक के काल में। साथ ही में जो चौथा कथन है ये कह रहा है कि इस काल में जो है पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का जो है वो उदाहरण पेश करता है। और यहाँ आपको दोस्तों असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ जो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पत्थर के जो स्तंभ है दोस्तों वो राजस्थान में नहीं बल्कि वाराणसी के समीप जो चुनार है वहाँ पे ये तैयार किए जाते थे और वहीं से सारे जगह भेजे जाते थे। तो यहाँ ये कथन असत्य हो जाएगा, इसलिए ये उत्तर होगा। बाद बाकी सारे के सारे कथन यहाँ सत्य है कि बड़े पैमाने पर जो है पत्थर की इमारत बनाने का कार्य मौर्य काल में शुरू हुआ। मौर्य शिल्पियों ने सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाना शुरू किया और इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीक का जो है वो परिचायक है। ठीक है, तो आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे, ना कि राजस्थान में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों गलत है। साथ ही यही से जो है उत्तर दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे ये जो स्तंभ है पत्थर के। साथ ही आपको बताऊं कि यहाँ जो अन्य विकल्प है दोस्तों वो तीनों के तीनों सही है बी के अलावा, क्योंकि बी असत्य है, क्योंकि इसमें राजस्थान में जो है पत्थर के स्तंभ बनने की बात कही है, जबकि चुनार में होता था जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश जो है उनके पास है। साथ ही आपको बताऊं कि इस काल में पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर शुरू हुआ, इसलिए जो आपने देखा कि कथन कौन सा है कि ये आपका ऑप्शन ए बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य शुरू हुआ, तो ये सही हो जाता है। ठीक है, साथ ही आपको बताऊं तो मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए जो है चट्टानों को काटकर जो है गुफाएं बनाने की परंपरा शुरू की, अर्थात ऑप्शन सी भी सही है। साथ ही इसका सबसे पुराना उदाहरण जो है बराबर की गुफाएं हैं और इस काल में जो है पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीक का परिचायक है। इस प्रकार आप देखते हैं कि डी ऑप्शन भी यहाँ सही है। और यहाँ एक ध्यान रखिएगा, यहाँ बराबर की गुफाएं पूछा है तो ये किसके काल में बना था, तो ये मौर्य वंश के काल में बना था, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यहाँ देखते हैं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी की पत्थर के स्तंभ राजस्थान में नहीं बल्कि वाराणसी के समीप चुनार में तैयार होता था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए लोहे का जो है प्रचुर प्रयोग हुआ, ऑप्शन बी कह रहा है कि आहत मुद्राओं की उपलब्धता थी, ऑप्शन सी कह रहा है लेखन कला का प्रयोग हुआ और जो है गंगा के मैदान में जो है नई भौतिक संस्कृति के विकास में इन तीनों जो कथन है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, अर्थात ये तीनों के तीनों सही है और यहाँ सही ही पूछा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बताते चलें यहाँ की उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि गंगा के मैदान की इस नई भौतिक संस्कृति के जो आधार थे वो थे लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्राओं की बहुतायत, लेखन बहुतायत अर्थात उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग, लेखन कला का जो है प्रयोग, उत्तरी कला पॉलिश दार मृदभंड जो है उनके नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों के भरमार पाए जाते थे उस समय में, पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का जो है प्रचलन और सबसे ऊपर पूर्वोत्तर भारत में जो है नगरों का उदय जो है हुआ। ये बात जो है आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ सभी के सभी जो कथन है दोस्तों वो सत्य है। और यहाँ एक वर्ड आया है आहत मुद्रा, ये जो है आहत मुद्रा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस पर जो है
चोट मार कर, ठप्पा मारकर जो है उनको चलाया जाता था। ठप्पा मारने के कारण ही, ठप्पा मारने के समय में उन पर चोट पड़ता था, अर्थात उनको जो है आहत किया। आज भी क्या बोलते हैं कि इसको चोट न मारकर जो है, उसको मारकर जो है आहत कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम उस पर आहत मुद्रा पड़ गया था। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस 8 जो प्रश्न है उसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? कुणाल, बृहदर्थ, जालोक या फिर उदयन। अब यहाँ देखिए, जो अंडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे पूछते हैं, ये कितना इजी होता है। अगर आपने उस पैटर्न को फॉलो कर लिया तो इसको तो आप इजीली कर ही लेंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ समझिए बातों को और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर जो है घंटी के बटन को दबाइए और अपने जो आपकी समस्या है उसको कमेंट्स बॉक्स में जो है ज़रूर आप मेंशन कीजिए, क्योंकि हम प्रत्येक दिन कमेंट्स को देखते हैं और आप लोग देखते भी होंगे कि उसका उत्तर भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ है कि इनमें से कौन अंतिम मौर्य सम्राट थे? तो आपको पता होना चाहिए अंतिम मौर्य सम्राट जो था दोस्तों वो था बृहदर्थ, जिनको मारकर जो है पुष्यमित्र शुंग जो है कौन से वंश की, जो शुंग वंश है उनकी स्थापना करेगा। अर्थात मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ। इनका वध किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग ने जो है उसने शुंग वंश की स्थापना किया। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मौर्य वंश के बाद जो है किस वंश की स्थापना हुई भारत में? तो शुंग वंश की हुई। किसने किया शुंग वंश की स्थापना? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ थे। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बताऊं कि अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ था और बृहदर्थ की हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है शुंग वंश की नींव रखी गई, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि मुगलकालीन फसल उत्पादन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी उस समय में। दूसरा, सर्वोच्चतम जो है फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ बताऊँ दोस्तों, यहाँ दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2, ठीक है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं कि यहाँ उपयुक्त दोनों कथन सही है, क्योंकि मुगल काल में जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहाँ जो है साल में 3 फसलें उगाई जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि फसलों की विविधता थी। इतना ही नहीं, आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली में 43 किस्म के फसलों का पैदावार होता था दोस्तों। और बंगाल में तो सिर्फ चावल की ही 50 किस्मों का जो है उत्पादन की जानकारी मिलती है। साथ ही सर्वोत्तम फसलों को जो है उस समय में जिन्स ए कामिल शब्द से जो है पुकारा जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी पूछ सकता है कि जिन्स ए कामिल शब्द का मतलब क्या है, इसका प्रयोग किस लिए होता था। तो ये सर्वोत्तम फसलों के यूज होता था। और गन्ना तथा कपास को जो है इसमें शामिल किया जाता था। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जिन्स ए कामिल जो था उनमें जो है कौन कौन से फसल को शामिल किया जाता था? गन्ना और कपास। और क्यों? क्योंकि ये सर्वोत्तम फसल हुआ करता था। इस प्रकार देखते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों सही है। और इस सीरीज में दोस्तों हमने केवल 10 प्रश्न ही लिया था और मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण के साथ आपको यहाँ जो है इनको ब्रीफ किया है। और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये बहुत फ़ायदा मिला होगा और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और जो बात मैंने आज आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, तो उनको आप समझेंगे और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही। जब तक मैं अगला सीरीज लेकर प्रस्तुत होता हूँ तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और एक बात और कि इनके अलावा एक सीरीज और चलता है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सृष्टि IAS के, वो है संविधान सीरीज। उसमें भी हमने अभी तक जो है 13 जो लेक्चर है उसमें डाल चुके हैं। उसमें पहला जो लेक्चर होता है दोस्तों वो संविधान के जो है विभिन्न जो भाग है उनसे संबंधित उनका विश्लेषण के साथ अध्ययन करते हैं। और दूसरे भाग में उसी चैप्टर का जो है MCQs होता है। तो ये भी वहाँ हमने बहुत अच्छे से ब्रीफ करने का जो है प्रयास किया आप लोगों को, तो उसका भी फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो चलिए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज के इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।